दोस्तों नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम कुल मिलाकर के लगभग 4 वीडियो कर चुके हैं और 4 वीडियो में हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं। आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक उसी क्लास का, उसी सब्जेक्ट का, इंडियन पॉलिटी, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको रिवाइज करने वाले हैं, उसको फिर से देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना होता है और अभी आप कुछ नोट करेंगे, वैसे करेंगे, वो सब चीज़ें नहीं चल सकती हैं। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, साथ के साथ ऐसा लगे कि कोई आर्टिकल किसी का समझना है तो याद कर लीजिएगा ठीक से। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझ सके, कहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 78 दो आर्टिकल इनसे जुड़े हुए हैं मेनली। आर्टिकल 74A और आर्टिकल 74(2) ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 74A जो है उसमें कहा 42nd अमेंडमेंट होता है, उसमें कहा कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। इससे पहले क्या था? इससे पहले कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप सब जानते हैं आर्टिकल 53 में ये कहा गया है, 53(1) इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसकी कार्यपालिका का अध्यक्ष रहेगा। सभी कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए जो है वो अपने अधीनस्थों का सहयोग ले सकता है। ठीक है, और अधीनस्थों के सहयोग पे जो है आर्टिकल जुड़ता है 74(1). ठीक है, तो 74(1) आर्टिकल उसके साथ जुड़ता है। तो अधीनस्थ कौन होंगे? पूरी मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री होगा। तो इसलिए वो अपने अधीनस्थों के थ्रू काम करता है, जो उसके नीचे रह के काम करेंगे और सारा काम वही संभालते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद काम करती है। तो आर्टिकल 74(1)(a), ठीक है, एक ये कहता है। अब इसमें ये बात थी पहले कि राष्ट्रपति पहले उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 74(1) जब जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के बाद, उसने कहा कि राष्ट्रपति को जो भी बात कहेंगे ये लोग, जो भी चीज़ देंगे उसके लिए वो बाध्य होगा। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वें संविधान संशोधन में एक शब्द जोड़ा गया, पुनर्विचार शब्द जोड़ दिया गया। इन्होंने कहा कि अगर मंत्रिपरिषद कोई भी बिल उसके पास भेजती है, ठीक है, तो 42वां तो कहता है कि उसको मना ही नहीं कर सकता, वापस भी नहीं भेज सकता, उसके लिए वो बाध्य होगा, उसे वो पास करना ही करना पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट ने क्या किया? उसके अंदर ये पुनर्विचार शब्द जोड़ दिया गया कि नहीं, एक बार जो है उसके पास बिल गया, वो कहेगा वापस उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा। पुनर्विचार के लिए भेजा, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास किया, वापस राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, फिर वो बाध्य रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है। आर्टिकल 74(2) क्या कहता है? ये कहता है कि सदन में जो कुछ भी कहेंगे उसकी कभी भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी कि सदन में कही गई बात को जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्लियर? इसके बाद देखिए, मंत्री, आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो मंत्रिपरिषद दिखती है, एक मंत्रिमंडल दिखता है। मंत्रिपरिषद शब्द जो है वो है आपके संविधान में, मंत्रिमंडल नहीं है। इनडायरेक्ट वे में जिक्र है 352 में, वो भी ऐसे नहीं लिखा हुआ, वो भी किसी तरीके से लिखा हुआ है, कहा गया है मंत्रिमंडल का जिक्र जो है। देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन होंगे? आर्टिकल 74 में ये कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होगा और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यानी कि संघीय मंत्री होंगे। ठीक है, जिसको हम मंत्रिमंडल कह सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल शब्द जो हो इंदिरा गांधी ने कहा है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और जो जो ये मंत्रिमंडल का जिक्र हम कर रहे हैं आर्टिकल 352 में, 352 आप सबको बताइए नेशनल इमरजेंसी के अंदर आता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है देश के अंदर, तो इसमें ये डायरेक्ट कहीं पे जिक्र नहीं है। 42nd अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 352 में। ठीक है, अब देखो मंत्रियों की बात कर रहे थे हम, 3 तरीके के, 4 तरीके के मंत्री, 5 तरीके के मंत्री, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। देखो पहला तो होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर,
दूसरा होता है राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। स्टेट मिनिस्टर के अंदर क्या होता है, एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, ठीक है, एक होता है विभाग का मंत्री, समझे। तो स्टेट, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, ये पूरे विभाग के मिनिस्टर होते हैं, पूरी उसकी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। जैसे गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय हाथ में आ गया इसके, जैसे अमित शाह बने हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर में हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस के सारे मामले उसके हाथ में रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कैबिनेट के पार्ट हैं, ये कैबिनेट में शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे। कुछ 8 10 15 लोग होते हैं, इतना ही होता है। इसके बाद राज्य मंत्री आते हैं और कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री दो तरीके से काम करता है। स्वतंत्र प्रभार वाला वो होता है जो संघीय मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, उसके अधीन रह करके काम करेगा। यानी कि किसी भी जगह पे क्या करेगा, स्टेट मिनिस्टर इसको बनाया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार से बनेगा ये, और जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है उसके अधीन रहेगा, उसके नीचे रह के काम करेगा। जबकि कुछ होते हैं विभाग के मंत्री, ठीक है। विभाग का मंत्री कौन होता है, विभाग का मंत्री वो होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट बना, अब जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या है कि जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा, एक विभाग है वो, ठीक है, वो विभाग जो होगा वो उस विभाग का मंत्री है। ऐसे ही किसी कैबिनेट के अंदर जो हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे विभाग बन जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक ठीक है। तो मंत्रालय के अंदर कई विभाग होते हैं जिनके मंत्री बनाए जाते हैं, तो अलग अलग मंत्री जो हो वो इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। आपको मेनली क्या करना है, एक टाइप का मंत्री, दो टाइप के मंत्री, ठीक है, और 3 टाइप के स्वतंत्र प्रभार वाले। ये 3 टाइप के मेन दिखते हैं आपको सभी, हमेशा हर जगह पे, ठीक है। ये सारे क्या है, विभाग के मंत्री जो ये राज्य मंत्री के अंडर काम करते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो वो संघीय मंत्री के अधीन रह के काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है उपमंत्री होते हैं कुछ, इसे असिस्टेंट कहा जाता है मंत्रियों का। कोई भी मंत्री जो बने हुए हैं ये उसके असिस्टेंट के तौर पे लगेंगे, उपमंत्री। यानी कि एक तो मेन मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री तो राज्य में होता है, लेकिन हम कहते हैं इसको प्रधानमंत्री। जिस तरीके से काम करता है उसके साथ कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर जो मंत्री आएंगे, उन मंत्रियों के साथ जो है मिल करके एक जॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट मिनिस्टर जिसको आप कहेंगे, वो इनके साथ जुड़ा हुआ काम करेगा, ठीक है। ये व्यक्ति होता है उपमंत्री, छोटा मंत्री जिसे आप कह सकते हैं। एक होता है विभाग विहीन मंत्री, जिसके पास विभाग नहीं है, उस दर्जे दिए जाते हैं इनको इस तरीके से, विभाग नहीं होता है लेकिन बाद में जो है उसको विभाग दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन मंत्री जो है, मंत्री पद उसको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके पास कोई विभाग नहीं रहेगा, ठीक है, कोई विभाग का काम नहीं है, कोई भी उसके पास डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उसको मंत्री जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है। एक होता है दर्जा प्राप्त मंत्री। दर्जा प्राप्त मंत्री कौन होता है कि जिसको मंत्री का दर्जा दे दिया गया कि ये मंत्री है, ठीक है, मंत्री का दर्जा रहेगा लेकिन मंत्री नहीं होगा, ठीक है। जैसे LOP, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसको दर्जा प्राप्त मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री वाला उसको दर्जा मिलता है। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, उसको भी मंत्री वाला दर्जा मिलता है, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, दर्जा है बस, कुछ भी नहीं है बाकी, ठीक है। कई और चीज़ें वो आप खुद देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये तो था प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक आर्टिकल रह गया 78, ये रह गया आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी हो, अगर वो कुछ भी काम करते हैं तो उसकी जो सूचना है वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देनी अनिवार्य है, ठीक है, राष्ट्रपति को देनी अनिवार्य है। देखो आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब जैसे 78 हो गया, अब इसके बाद के आर्टिकल देख लेना, 78, 79, 80, 81। 79 में क्या है,
संसद होगी इन सब के लिए। इस संसद के अंदर जो है सबसे पहले किसको, राज्यसभा होगी। उसके बाद क्या होगा, लोकसभा होगी। ठीक है, क्यों इसको पहले क्यों, क्योंकि ये उच्च सदन है, ये भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, ये निम्न सदन है, ये भंग हो जाती है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, और ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी आपको साथ के साथ याद कर लेने हैं। इसके बाद हम सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है कि पूरी मंत्री परिषद जो है वो एक इकाई है। ठीक है, वो एक यूनिट है। अगर मान लो किसी एक मंत्री के खिलाफ जो है कोई प्रस्ताव आ जाए, मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव किसी ने लेके आ गया किसी एक मंत्री के खिलाफ, अगर वो प्रस्ताव उस मंत्री के खिलाफ पास हो गया सदन में, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये अविश्वास प्रस्ताव लिख लेना यहाँ पे, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव आने पर जो है ये पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अगर एक मंत्री जो है वो वैसे ही त्यागपत्र अपना दे दे तो उससे नहीं देना पड़ता है। ठीक है, उससे नहीं देना पड़ता है उसे। लेकिन अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, एक के खिलाफ भी आ गया तो देना पड़ेगा। ठीक है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व है उनका। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये है कि प्रधानमंत्री को छोड़कर, सिर्फ एक प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो रहेंगे। ठीक है, बाकी को किसी को भी किसी भी टाइम हटा सकता है वो, लेकिन हटवाता कौन है, वो हटाएगा प्रधानमंत्री से सलाह करके या प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। ठीक है, हटाते नहीं हैं। कई बार आप देखते हैं 2 साल में मिनिस्ट्री बदल गई तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री कहेगा उनको कि चलिए आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, हटाएंगे नहीं आपको। अगर राष्ट्रपति मान लो बिना इस्तीफा दिए किसी को हटा दे तो सरकार भंग हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। कहेंगे कि अविश्वास है इनके खिलाफ तो। ठीक है, इसको हटाना पड़ा है ज़बरदस्ती, इसने इस्तीफा दिया नहीं है, इसको इस्तीफा दिलवाया गया है। अब दिलवाने का मतलब मेरा समझिए, उसने इस्तीफा दिया नहीं है लेकिन उसको हटा दिया बिना इस्तीफे के ही, राष्ट्रपति ने हटा दिया। ठीक है, इस्तीफा दे नहीं रहा था, तो इसलिए क्या होता है, उससे सरकार गिर जाती है। समझे मेरी बात को? आगे चलिए, प्रधानमंत्री के काम क्या है वो चीज़ समझो। प्रधानमंत्री के काम है कि पहली चीज़ तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, उसका जीवन मरण केंद्र सब कुछ प्रधानमंत्री करता है कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद को भंग करना है। ठीक है, उसको पूरी को जीवित रखना है, पूरी चालू रखनी है, तो प्रधानमंत्री उसको बनाता है, प्रधानमंत्री उसको बिगाड़ता है, प्रधानमंत्री उनके इस्तीफे दिलवाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही जो राष्ट्रपति से सलाह करके उनको हटवा सकता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जितने भी मंत्री आएंगे प्रधानमंत्री से सलाह करेगा राष्ट्रपति और उनकी नियुक्ति करवाएगा फिर राष्ट्रपति से। विदेश नीति जो प्रधानमंत्री तैयार करता है, कोई भी विदेश नीति हो याद रख लेना प्रधानमंत्री ही तैयार करता है। मंत्रियों का श्रेणीकरण जो है, कैटेगराइजेशन जो है, वो भी निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को जो व्यावहारिक तौर पे कौन यूज़ करता है, वो भी प्रधानमंत्री करता है। सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रालय और विभागों का बंटवारा कौन करता है, वो भी प्रधानमंत्री करता है। अब एक चीज़ और आगे, ये तो प्रधानमंत्री के काम थे, क्या क्या काम कर सकता है। अब मंत्री बनने की योग्यता क्या है, मंत्री पे बात हो रही है तो मंत्री कैसे बनेगा, उसकी योग्यता क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ सांसद होना जरूरी है, एक ही कंडीशन है बहुत बड़ी, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, सांसद होना बहुत ज़रूरी है। गैर सांसद जो है, मान लो जो सांसद नहीं है वो मंत्री बना दिया गया, तो उसे जो 6 माह के अंदर राज्यसभा या लोकसभा में आना जरूरी है। यानी कि गैर सांसद को 6 माह के अंदर राज्यसभा या लोकसभा में आना अनिवार्य है, जरूरी है। वो वहाँ पे पहुँचेगा तब जा कर के वो जो क्या करेगा, मंत्री बन पाएगा या फिर मान लीजिए रह पाएगा। तो एक मंत्री वही हो सकता है जो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य है, अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे आना पड़ेगा वहाँ पे। अब एक और चीज़ देख लीजिए, एक महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76, महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165। महान्यायवादी क्या करता है, महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए होता है।
इसकी नियुक्त महान्यायवादी को नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता को राज्यपाल। ठीक है, ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा। वेतन और भत्ते राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, यहाँ वेतन भत्ते राज्यपाल डिसाइड करेगा महाधिवक्ता के। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर जो है वो इसको वेतन मिलता है। मुख्य विधिक सलाहकार होता है ये, और राज्य के जो हाईकोर्ट के राज्य हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर जो है इनको तनख्वाह मिलती है। संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मुख्य विधिक सलाहकार जो वो केंद्र के लिए होता है। ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, महाधिवक्ता भी राज्य के विधानसभा में जाके बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पे भी वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, और त्यागपत्र जब देने की बात आएगी तो त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देता है, मुख्य विधिक सलाहकार कहा जाता है राज्य का। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा वकील। ठीक है, और ये सेंटर का सबसे बड़ा वकील, सेंटर के सारे मामले ये देखता है। सेंटर के सारे मामलों को उच्च न्यायालय में कहीं पे भी जाना हो तो राज्य केंद्र सरकार के मामलों में महान्यायवादी जाएगा, महाधिवक्ता जो है वो राज्य के मामलों में जाएगा। त्यागपत्र जब देगा ये तो महान्यायवादी राष्ट्रपति को देगा, ये राज्यपाल को देगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला हो, किसको करेंगे हम, हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको महान्यायवादी बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी जैसे सदन व समिति की बैठक में जा सकता है, मतदान नहीं होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं ये सेम टू सेम, उच्च न्यायालय ये उच्चतम न्यायालय है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, शायद हाई कोर्ट बताया गया था पहले, सॉरी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का याद रखना, इसका हाई कोर्ट का। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसकी योग्यताएं डिसाइड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं राज्यपाल की तरफ। राज्यपाल के ऊपर बात क्या होती है, देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भी बात सही है। और ये कब शुरू हुई थी, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956, उसमें ये बात कही गई थी कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और मान लो एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके वेतन कहाँ से आएंगे, वेतन तो उसको एक ही राज्यपाल का मिलेगा कि वो कहेगा मैं तो 2 राज्यों का राज्यपाल हूँ, मुझे 2 वेतन दो, नहीं, राज्यपाल का एक ही का वेतन मिलेगा आपको। लेकिन वेतन जो है वो दोनों राज्यों में आनुपातिक तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कौन, राष्ट्रपति। यानी कि प्रणाली कौन डिसाइड करेगा, आनुपातिक तौर पे उसको रेशियो में किस तरीके से डिवाइड करे, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो पद पे रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहेगा। अधिकतम 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, बाकी अगर आपका आंसर कहीं पे पूछे आपसे कि राज्यपाल का पद कितना होता है तो सीधे से लिखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आएगा। ठीक है, और वैसे अगर संख्या पूछे तो वैसे 5 साल आता है, और स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एक तो नियुक्ति से आता है, एक उसकी पदमुक्ति से आता है, फिर उसके कार्यों से आता है। कार्यों की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए उसकी कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे उसकी कुछ स्वविवेक की शक्ति जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्वविवेक की शक्ति है, अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपने तर्क से जो काम कर सकता है वो। आर्टिकल 163(1), ठीक है, ये कहेगा उन मामलों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, सिर्फ वो मामले छोड़ दें जहाँ पे राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। राज्यपाल को परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 163(1) जो है क्या कहता है कि राज्यपाल 90 आर्टिकल घटा लीजिए, 89 आर्टिकल, आपको कभी भी कोई चीज़ जोड़नी हो ना, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे मिलेंगे आपको कि जैसे सेंटर की जो केंद्र सरकार के जो आर्टिकल होंगे ना उसमें 89 जोड़ लेना। ठीक है, 89 जोड़े, जैसे 74(1) था, 89 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 163(1) हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप संसद कहाँ पे थी, संसद किस में थी, 78 में थी ना, अब इसमें 79 जोड़ो, 9 और 8 17, ठीक है, 7 और 7 14 और 1 14 और 2 कितना आएगा, या नहीं बन रही बात, 6 ही तो आएगा। 89 जोड़ना ना, 79 जोड़ रहे हैं, 89 जोड़ना, 16 आएगा। ठीक है, 167, इसके बाद जैसे ये 79 है, 80 है, ऐसे ही
इसको जोड़ते चलेंगे 168 169, यही तो जुड़ेगा, 67 68 69, इसी तरीके से जुड़ते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे आर्टिकल हैं वो इस तरीके से जुड़ेंगे, जैसे स्पेशल प्रोविज़न हैं उनको भी ऐसे ही घटा करके बात करेंगे हम। जैसे 105 प्लस 89 कितना हो जाएगा, 194, यानी कि स्पेशल राइट जो है संसद के विधायकों के, जैसे यहाँ पे विधायकों के अधिकार हैं, यहाँ पे संसद के सांसदों के अधिकार हैं, तो ये जुड़ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये संसद और विधानसभा को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से उनके राइट्स जो हैं वो निकल करके आ जाते हैं। तो इसको याद रख लेना इस तरीके से, ठीक है। एक बार देख लेना, ये तुक्का है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये सोचना बिल्कुल ये फैक्चुअल बात ही हो सकती है। कुछ मामलों में फैक्ट है ये, कुछ मामलों में नहीं है, कि हर मामले पे कहीं आप जाके जोड़ो कि चलो फिर तो एक काम करते हैं सेंटर के ही याद कर लेते हैं, स्टेट में 89 जोड़ेंगे और निकाल लेंगे, कहीं वहाँ जाके गलत करके और कहो कि सर ने गलत करवा दिया, ऐसे मत करना, याद होने चाहिए। ठीक है, तो 163 हो गया। अब देखो अनुच्छेद 163 क्या 63(2) क्या कहता है, कोई विषय स्वविवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, इसका निर्धारण राज्यपाल स्वयं करेगा। ठीक है, और इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, फाइनल होगा। किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश जो है वो कौन कर सकता है, राज्यपाल। वो अपने विवेक से फैसला करेगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना। ठीक है, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। जैसे मान लो कि 3 हरियाणा के अंदर मान लो अब बीजेपी को मिल गए 30 और कांग्रेस को मिल गए 40, 20 रह गए अन्य। ठीक है, अब ये होगा कि मान लो ये 20 अन्य इनको भी समर्थन नहीं कर रही है, 20 इसको भी समर्थन नहीं कर रहे। अब जैसे आ ही नहीं रहे हैं तो राज्यपाल क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से बुला सकता है। वो बोलेगा कि बीजेपी को बोले आ जाओ शपथ लो, ठीक है, बहुमत बाद में साबित कर देना, शपथ दिला दी। यही होता है, आपको सबको पता है ना कि महाराष्ट्र में क्या किया गया था। महाराष्ट्र में 2.5 दिन के लिए बना दिया गया फडणवीस को मुख्यमंत्री, लेकिन बाद में इसको बदलना पड़ा क्योंकि बहुमत नहीं था। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सबसे पहले बुलाता है सबसे ज़्यादा वाले को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसका, तो उसमें भी बीजेपी का ज़्यादा था, कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था। त्रिशंकु विधानसभा बन गई तो मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार इसका है, किसको नियुक्त करना चाहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा ये। ठीक है, ठीक है, और कौन से विधेयक आरक्षित किए जाएंगे, अनिवार्य तौर पे कौन से किए जाते हैं, अनिवार्य तौर पे एक तो किया जाता है आपका कि मान लीजिए डीपीएसपी का कोई मामला आ गया, उसके अंदर संशोधन है, उनको लेकर के कोई कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य तौर पे आरक्षित होगा। दूसरा, हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के कोई मामला आ जाए उसको भी आरक्षित किया जाएगा अनिवार्य तौर पे। ठीक है, अब इसी में जैसे 200 है तो है ही, अब इसमें 201 भी आता है। 201 में क्या कहते हैं, 201 में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास जो बिल आया है राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, डायरेक्ट अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं देगा। लेकिन करता क्या है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज देगा। ठीक है, पुनर्विचार के लिए जैसे ही जाएगा तो वो क्या होगा, वापस विधानसभा के पास आया, विधानसभा ने पास किया दोबारा से विचार करके, ठीक है, या बिना विचार किए, और वापस फिर से राज्यपाल को आया, राज्यपाल ने फिर राष्ट्रपति को मान लो भेजा, फिर राष्ट्रपति पास कर देगा उसे, कहेगा आप पास कर दो, अब क्या दिक्कत। और अगर मान लो कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के किया गया हो, ठीक है, कि भी राष्ट्रपति की अनुमति ले ली थी हमने, उसको पुनर्विचार, उसको जो ये राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता फिर राज्यपाल। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ और सदनों की। सदनों में जैसे राज्यसभा आर्टिकल 80 में आती है। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा। तो क्या है इसके अंदर, उच्च सदन है, 6 वर्ष का कार्यकाल, 2 वर्ष में 1/3 का अवकाश, 1/3 जो है वो पद छोड़ देते हैं, खाली कर देते हैं। अधिकतम संख्या कितनी, 250। राज्यों में से कितने, 238। ठीक है, कभी भी जो है ये विघटित नहीं की जा सकती, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। अब
238 हैं। ये 238 आते कैसे हैं अब देखो, दिल्ली और पुडुचेरी से कितने आते हैं, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, 4। ठीक है, जम्मू और कश्मीर से कितने, 4। राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है, 12। टोटल कितने हुए राष्ट्रपति के, 12। और इनको अगर आप जोड़ेंगे कुल मिलाकर के, वर्तमान में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे इसको समझाता हूँ इस कैलकुलेशन को, अधिकतम 250 हैं, राज्यों से टोटल कितने आते हैं, 238। राज्यों के पास कितने हैं, 225। दिल्ली और पुडुचेरी के 4, 3 दिल्ली के प्लस 1 पुडुचेरी का, 4। ठीक है, JNK के 4। अब इनको जोड़ो, 233। ठीक है, और राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है, 12। ठीक है, अब एक बार इस बात को समझिए, कितने हुए टोटल, 245 हुए। ठीक है, 5 यानी कि नहीं आते इसमें, 245 ही बैठते, 250 होते ही नहीं पूरे। समझ गए, यही बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। राज्यों से कितने भेजने के होते, 238, लेकिन यहाँ से 238 आते ही नहीं हैं, 238 कभी पहुँचते ही नहीं हैं पूरे, 233 पहुँचते, 5 नहीं पहुँचते, 12 मनोनीत हो ही जाते हैं। चुनाव क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, राज्य जो होते हैं उनकी विधानसभाओं द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। ठीक है, विधानसभाएं आपको पता है कैसे चुनती हैं विधानसभा, जैसे मान लो मैं राज्यसभा का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, याद रख लेना। थोड़ी सी जगह देख लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे कर ले, चलो मैं यहीं पे करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा एक बार। क्या होता है, जैसे अभी राज्यसभा की हरियाणा में एक सीट खाली है, कितनी सीट खाली है, 1 सीट, कितनी है, 1। ठीक है, विधायक कितने हैं हरियाणा में, 90। ठीक है, अब 90 की 1 सीट है, 1 सीट है ना, प्लस में 1 करिए। ठीक है, कितना आया, 45। अब इसके प्लस में 1 करिए, कितना आया, 46। एक अधिक होना होता है। हरियाणा के अभी विधायक कितने बचे हुए हैं और इस्तीफा जो दे चुके हैं, ये किसके बराबर कहा गया, हमने कहा ये टोटल 90 का नहीं जोड़ होता है कि हमेशा ही टोटल 90 ही जुड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का कोटा पूरा करना पड़ेगा। जैसे अब क्या होगा कि जैसे मान लो टोटल तो 90 ही हैं, अब 88, अब टोटल मिला करके जैसे 87 हैं, बादशाहपुर से सीट नहीं रही। ठीक है, रणजीत चौटाला की गई, साथ में किसकी गई, किरण चौधरी की गई। ठीक है, साथ में वरुण मुलाना की गई, तो कुल मिला करके 86 सीटें हैं। अब 86 का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, 1 + 1। ठीक है, तो कितना आया, और इसके प्लस में 1, तो कितना आएगा, 43 + 1 यानी कि 44 होना चाहिए। समझे मेरी बात को। तो उपस्थित मतदान का अगर मान लो उसमें से भी वैलिड वोट होती है, अब इस वैलिड वोट में से 85 में से 1 कम और कर लो, मान लो वैलिड वोट यहाँ पे जो है 85 पड़े, 1 वोट रिजेक्ट हो गई, तो फिर कितना आएगा, तो भी तो इतना ही आएगा, +1 कर देंगे। अगर 0.5 आ जाए ना तो +1 किया जाता है, अगर 0.49 भी रह जाए ना तो +1 नहीं हो। ठीक है, ये इस तरीके से कोटा सिस्टम से डिसाइड होता है ये। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विधान परिषद देख लेते हैं। ये राज्यसभा, विधान परिषद किस में है, 169 में। ठीक है, जैसे ये 70, ये 80 में है, ये किसके अंदर है, 169 के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए आगे, उच्च सदन कहाँ पे है, 6 वर्ष। ठीक है, उच्च सदन 6 वर्ष का ही होता है, इसको भी उच्च सदन बोलते हैं। ये राज्य का उच्च सदन है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, वैसे ही बिल्कुल राज्यसभा वाला। निर्माण कैसे होगा, राज्य की विधानसभा जो है यदि अपने सदन के उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे। किसका, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत संकल्प पारित करेगा। अब क्या है, संसद में जाएगा, संसद साधारण बहुमत से सदन में इसको पारित कर देगा, विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, अधिकतम कैसे, विधानसभा के 1/3 के बराबर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है इसकी। ठीक है, 1/3 के बराबर हो सकती है। मान लो कि हरियाणा के जैसे
यूपी के अंदर कितने हैं? 402 विधायक बनते हैं। तो इसका 1/3 कितना होगा? 1/3 कितना होगा? देख लीजिए, लगभग ये समझ के चलिए कि 133 के लगभग बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कम की भी बात आए, कोई कहे कि हमें विधान परिषद बनानी ही है, तो कम से कम भी तो चाहिए। वो कहेंगे कि 40 अगर मेंबर बनते तो बना लीजिए। ठीक है, अब मान लो हरियाणा कहने लग जाए कि हमें बनानी है। अब हरियाणा की विधान परिषद के अंदर कितने मेंबर बनेंगे? 90 हैं। तो 90 का 1/3 कितना बनेगा? 30 बनेंगे। तो इसका मतलब नहीं बन सकते, कम से कम 40 तो हों। तो यानी कि 120 होंगे, तो 1/3 कर दो इसका, 40 हो जाएंगे तो विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, अब कुछ छूट दी गई। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पे लागू नहीं होती है कंडीशन कि कम से कम 40 हो, क्योंकि वो बहुत छोटे स्टेट हैं, उनकी बन ही नहीं पाएगी फिर ऐसे तो कभी भी। उनके तो विधायक ही 40 नहीं होते कई जगह, तो जैसे सिक्किम में, मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पे तो बन ही नहीं पाएगी, ऐसे ही जैसे गोवा में भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसको चुना कैसे जाता है, इसकी संरचना कैसे होती है। जैसे 1/3 भाग जो है विधानसभा के सदस्य जो हैं वो मतदान करके चुनते कुछ लोगों को। 1/3 सदस्य जो वो स्थानीय निकायों द्वारा, यानी कि निगम बोर्ड है, नगर निगम बोर्ड है, जिला बोर्ड है, ये लोग मिल करके चुन के भेजते हैं। 1/12 सदस्य वो होते हैं जो विश्वविद्यालयों से स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनको ग्रेजुएशन किए 3 साल पूरे हो जाने चाहिए, तब वो वोटर माने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो है जो माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षक होते हैं, यानी कि जो 10वीं क्लास तक के टीचर होते हैं, वो लोग चुन सकते हैं 1/12 को। 1/6 जो हो राज्यपाल मनोनीत करेगा, राज्यपाल जो है वो मनोनीत करेगा। ठीक है, राज्यपाल उनको 1/6 को मनोनीत करता है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आप इनको जब जोड़ेंगे ना, जैसे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6, कितना आएगा इसका? 12 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 आएगा तो 4, 4 + 1 + 1 + 2, 4 4 8 9 10 और 2 12। ठीक है, तो 12/12 = 1, यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, ऐसे ही होता है ये, इस फॉर्मूले से काम करते हैं हम इस पे। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो राज्यपाल जिन लोगों को मनोनीत करता है ना, वो साहित्य से होने चाहिए, विज्ञान से होने चाहिए, कला से होने चाहिए, समाज सेवा से होने चाहिए, सहकारी आंदोलन या क्षेत्र से होने चाहिए, सहकारी क्षेत्र से। ठीक है, ये सब यहाँ पे काम करेंगे। दूसरा, फिर अब आते हैं लोकसभा के ऊपर। आर्टिकल 81, ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 81 में टोटल कितने सदस्य हैं? 550। राज्यों से कितने? 530। केंद्र शासित प्रदेश से 20। अब देखो संसद के पदाधिकारी लोकसभा से, यही है ना फॉर्मूला, मतलब इतने ही होते हैं, यही आपको याद रख लेना है। ठीक है, लोकसभा में देखिए कौन कौन होता है। लोकसभा के संसद के पदाधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा में होता है एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं, साधारण बहुमत से चुना जाएगा। उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष चुनता है इसको, अध्यक्ष जो है वो चुन के भेजता है इसको। राज्यसभा में कौन होता है? सभापति होता है। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो हैं वो मिल करके इसको चुनते हैं। ठीक है, और उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा चुनती है उसको, राज्यसभा उपसभापति को अपने आप चुनती है। ठीक है, ये रहेगा। अब संसद के पदाधिकारियों में इनकी पोस्ट देखते हैं कैसे काम करती हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो, उसके क्या काम है? लोकसभा के अध्यक्ष के काम देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो वो बताएगा कि है या नहीं है। दल बदल कानून के ऊपर फैसला कौन लागू करेगा, लागू कौन करवाएगा दल बदल कानून को? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये दल बदल कानून आप सबको पता है, 52nd अमेंडमेंट से आता है 1985 में। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष बताएगा आर्टिकल 110 में। ठीक है, अब सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये गुप्त बैठक बुला सकता है, ये कहीं पे प्रोविजन नहीं है, ये संसद की नियमावली में है। संसद में निर्णायक मत डालने का अधिकार किसका है? आर्टिकल 100 याद करिएगा। ठीक है, ये इसका अधिकार है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये बाध्यकारी नहीं है कि ये निर्णायक मत डालेगा ही, नहीं भी डालेगा, मना भी कर सकता है। नॉर्मली नहीं डालता है, बहुत बार ऐसा होता है ये डालता ही नहीं है। ठीक है,
मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये कह सकते हैं हम अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव में, अगर मान लो अध्यक्ष को ही हटाने का कोई प्रस्ताव है तो ये निर्णायक मत नहीं डालेगा। ये पहले ही वोट डाल लिया हमने, डाल लेना बस, अपने पक्ष में वोट डाल ले, लेकिन निर्णायक मत नहीं। कहीं ये बोलोगे देखो 100 इधर पड़ गए 100 उधर पड़ गए, ठीक है, हटाने की बात है, मैं एक जोड़ लेता हूँ अपना, तो मैं तो नहीं हटूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, शुरू का वोट ही डाल लीजिए बेशक, लेकिन 100वां वोट आप नहीं डाल सकते कि अंतिम वोट आप डालेंगे, नहीं डलेगा। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली वोट कर सकता, कर लेगा। अब देखो स्थगन करना है। ठीक है, स्थगन के लिए बुलाता कौन है, आर्टिकल 85 या 7, आर्टिकल 85। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, मैंने कल परसों करवाया भी था आपका ये, जब विधायी शक्तियाँ हम कर रहे थे, 85 86 ऐसा ये आर्टिकल आया था आपके सामने, देख लीजिए एक बार। एट्टी 85 है, सदन बुलाने, समाप्ति और लोकसभा को भंग करने का, ये किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन एक बात समझिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा की, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो स्थगन कौन करेगा, करेगा भी वही। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति साइन करता है उस पर। साधारण स्थगन करेगा, साधारण स्थगन जब भी करता है तो अगली बैठक की तिथि जो और समय जो बता दिया जाता है, कोई भी होगा। अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है तो तिथि और समय नहीं बताया जाता। अनिश्चित काल हो गया, क्या तिथि बतानी है, और बता दिया कि साधारण तौर पे कर रहे हैं, इतने दिन तक स्थगित रहेगा, तिथि बता दिया, समय बता दिया। ठीक है, याद रख लेना। वित्त विधेयक और धन विधेयक याद करिए। वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है, वित्त विधेयक 114 में, धन विधेयक 110 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितने भी धन विधेयक होते हैं ये धन विधेयक है मान लो, और ये वित्त विधेयक है बाहर। जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सारे के सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक जो वो धन विधेयक नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो क्या होता है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि यानी कि जब भी धन निकाला जाएगा वो धन विधेयक होगा। इन दोनों से जब भी धन बाहर निकलेगा वो धन विधेयक होगा। लोक लेखा के अंदर जब भी धन खर्च किया जाएगा, धन खर्च करना हमें, वो क्या होगा, वित्त विधेयक होगा। यानी कि आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक वित्त विधेयक होता है, कि आपको व्यय करना है, आय और व्यय के साथ जाना है। ठीक है, परंतु आय व व्यय से संबंधित विशिष्ट प्रावधान जो हैं, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ विशिष्ट प्रावधान जो वो धन विधेयक होता है। जैसे चलिए आप बताते हैं 110 में, पहले तो यह चीज़ समझिए कि लोकसभा से ही प्रारंभ हो सकता है धन विधेयक, राज्यसभा में नहीं आ सकता। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना जरूरी है धन विधेयक में, नहीं तो नहीं आ सकता। राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता पारित करने का। मान लो आज मैंने भेजा, ठीक है, आज हो गई 28 तारीख, तो सीधी सी बात है 12 तारीख से पहले वापस कर देना है। नहीं किया ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा राज्यसभा से भी। आर्टिकल 110 के अंदर है, भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें 110 से संबंधित कुछ या सभी प्रावधान हो। कोई भी धन विधेयक, कौन सा धन विधेयक होगा, किसको कहेंगे धन विधेयक, धन विधेयक वो होगा जिसके अंदर आर्टिकल 110 के या तो सारे प्रोविजन हो या कुछ प्रोविजन हो, और साथ में 110 से बाहर का कोई भी प्रोविजन न हो। सिर्फ 110 वाले प्रोविजन ही धन विधेयक कहे जाएंगे, लेकिन 110 से बाहर का एक भी प्रोविजन आ गया उसके अंदर तो धन विधेयक नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा, वो वित्त विधेयक हो जाएगा, वो फाइनेंस बिल हो जाएगा, वो मनी बिल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से आते हैं, जैसे कर लगाना है, कर हटाना है, कर समाप्त करना है, कर को परिवर्तित करना है, विदेशों से लोन लेना है, भारत की संचित निधि से धन निकालना है, ठीक है, या जमा करना है। धन निकालना यानी कि उसके अंदर विनियोग करना है संचित निधि के अंदर। तो ये सब क्या है, ये धन विधेयक होंगे, समझे। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रपति जो है सभी बिलों को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन इसको नहीं लौटा सकता। ठीक है, या तो पारित करेगा या रिजेक्ट करेगा। वो कहेगा कि नहीं चाहिए, वो रिजेक्ट कर सकता है, या पारित करेगा। फाइनली आज तक पारित हुए, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ।
वित्त विधेयक देखिए, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 वाला पार्ट समझते हैं। वैसे वित्त विधेयक को 114 में आते हैं, ठीक है। 117 वाले के अंदर जो है वो दो तरीके के आते हैं वित्त विधेयक। प्रथम प्रकार का कैसे होता है, देखो, ऐसा विधेयक जिसमें 110 से संबंधित कोई या सभी प्रावधान हैं, यानी कि 110 के सारे प्रावधान हो या कोई एकाध हो, और अनुच्छेद 110 से बाहर का भी प्रोविजन पाया जाए, उसे हम पहले प्रकार का कहेंगे, ठीक है। और ये दो मामलों में धन विधेयक के समान भी है। पहले प्रकार का जो वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक के साथ दो मामलों में एक जैसा होता है। कैसे, पहली तो कि लोकसभा के अंदर ही लाया जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, ये क्यों है समान, क्योंकि इसके अंदर 110 के प्रोविजन है, ठीक है। शेष मामलों में राज्यसभा और लोकसभा बराबर है। बाकी कोई भी मामला हो, पास करने का मामला हो, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन का मामला हो, उसके अंदर संशोधन का मामला हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शक्तियां बराबर रहेंगी प्रथम प्रकार के वित्त विधेयक में, ठीक है। इस पर जॉइंट सेशन भी हो सकता है, लेकिन धन विधेयक पे नहीं हो सकता जॉइंट सेशन, याद रखिएगा, ठीक है। इस पे जॉइंट सेशन हो सकता है, धन विधेयक में नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार का वित्त विधेयक क्या कहता है, अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई भी प्रावधान अगर नहीं है लेकिन भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान है, तो क्या होगा, वित्त विधेयक होगा, ठीक है। हमने क्यों कहा था इसको कि लोकसभा से ही पारित करना है इसको, प्रथम प्रकार को, इसीलिए कहा था कि 110 के प्रोविजन इसके अंदर हैं, ये पहले प्रकार का है। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी इसलिए जरूरी है कि 110 के प्रोविजन है। यहाँ पे तो नहीं है जरूरी ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। 110 अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान है। अधिकांश इसकी प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान होती है, लगभग साधारण विधेयक के समान होती है। एक रूप में ये धन विधेयक के समान लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे धन विधेयक है, ठीक है। इसे जिस सदन में पारित किया जाता है, कोई भी सदन में आ सकता है, तो उस सदन में पारित होकर दूसरे सदन में तभी जाएगा जब पहले सदन से पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी सत्र पर विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। याद रखिए, इसमें खास बात यह है सेकंड टाइप के में कि भाई मान लो राज्यसभा में बिल आ गया या लोकसभा में आ गया, ठीक है, वित्त विधेयक आया है, तो इसमें एक काम करना पड़ेगा कि भाई जैसे प्रक्रिया चल रही है, किसी एक सदन से पास हो गया ना एक बार, वो दूसरे सदन में तभी हम भेजेंगे जब राष्ट्रपति उसे अनुमति दे देगा। दूसरे सदन में तब तक नहीं जाएगा जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है, ठीक है। ये इस मामले में थोड़ा सा लगता है कि जैसे ये धन विधेयक के जैसा ही है, ठीक है। अब आर्टिकल 107 समझिए, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, आर्टिकल 107 क्या बताता है कि विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, लोकसभा नहीं चल रही है, ठीक है, कोई भी नहीं बैठा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं, ठीक है, भंग हो गई है, कोई सांसद नहीं है, तो क्या होगा, विधेयकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जो विधेयक लोकसभा में लंबित हैं, लोकसभा के अंदर था, भंग हो गई, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, व्यापगत हो जाएंगे, ठीक है। चाहे उनकी शुरुआत राज्यसभा से क्यों ना हुई हो, मान लो कोई विधेयक राज्यसभा में शुरू होकर लोकसभा में आ गया, अगर वो लोकसभा ही भंग हो गई तो विधेयक भी खत्म। जो विधेयक लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित हो, मतलब कि लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो राज्यसभा में प्रारंभ हुआ हो वहीं पर रह गया, वो समाप्त नहीं होते हैं। राज्यसभा ने शुरू किया था, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती, लोकसभा में आया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तक कहीं गया नहीं है, राज्यसभा में ही है, तो वो समाप्त नहीं होगा। याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तो समाप्त होने वाले तो आप याद ही रख लेंगे, हर जगह समाप्त। यदि विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया हो, दोनों सदनों से पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया, वो भी समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास गया हुआ वो समाप्त नहीं होता है। जो विधेयक पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया है, राष्ट्रपति ने वापस भी लौटा दिया उसको फिर, ठीक है, पुनर्विचार के लिए आ गया, ठीक है, वो भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यदि गतिरोध के कारण संयुक्त अधिवेशन बुला दिया जाए और लोकसभा भंग हो तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। यानी कि सब जगह से पास है, गतिरोध है, वो तो बाद में भी कर लेंगे डिस्प्यूट तो सोल्व, लेकिन विधेयक समाप्त नहीं होगा। लोकसभा के विघटन के बाद उसके पास जो भी प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन लंबित होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही लोकसभा भंग होगी उसके अंदर जितना जो कुछ भी मामला सब भंग हो जाएगा, नए सिरे से शुरू होगा, ठीक है।
ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मुझे लगता है इस बार आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुमत के प्रकार देखिए, बहुमत के प्रकार देखते हैं कौन कौन से, किस किस टाइप का बहुमत होता है। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, प्रभावी बहुमत होता है। साधारण बहुमत में क्या है, उपस्थित और मतदान का 50% +1, ठीक है। यानी कि उपस्थित मान लो 250 हैं, ठीक है, और वोट करने वाले जो हैं वो 235 हैं, तो इसका 50% कितना होगा, 117.5, ठीक है, यानी कि 118, इसका 50% +1। वैसे ही क्या हो गया इसका, ये हो गया पास, क्योंकि 118 हो गया, ये इससे ज़्यादा चला गया ना 50% से, इसी में पास हो जाएगा विधेयक 118 में ही, ठीक है। वोट करने वाले इतने थे, ठीक है, 1 करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर ये सीधे मान लो 236 करते वोट, 118 आता आंसर 50%, फिर +1 करना पड़ता, यानी कि 119 लोगों को समर्थन करना पड़ता, ठीक है। ये होता फिर साधारण विधेयक में, साधारण बहुमत वाली बात में। अब विशेष बहुमत 3 प्रकार के हैं, देखो, उपस्थित और मतदान का 2/3, ठीक है। ये कहाँ पे लागू होता है, आर्टिकल 249 और 312 में। आर्टिकल 249 और 312 में लागू होता है, उपस्थित और मतदान का 2/3। मान लो उपस्थित कितने हैं, 300, मतदान करने वाले कितने हैं, 270, ठीक है, 270 ने मतदान किया, 1/3 निकालो इसका, 9 3 9 27, 90, ठीक है, सॉरी 2/3 निकालना है ना, हाँ 2/3, सॉरी गलती हो गई, तो 90 दूनी 180, यानी कि 180 लोगों का समर्थन चाहिए 270 में से, तब ये बिल पास होगा, ठीक है। आर्टिकल 249 कैसे, इसके ऊपर कैसे, कि राज्य सूची का कोई विषय जो हो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना हो, ठीक है, तो लोकसभा के अंदर बहुमत चाहिए 100, इतना 2/3 बहुमत, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों का, ठीक है। कि भी कोई स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट, उसके ऊपर कानून बनाना, और उसको हमें देखना है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो इसको हम राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं, इसके लिए बहुमत करते हैं, ठीक है। 312 में क्या है कि राज्यसभा जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना चाहती है, उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, 1/3 बहुमत निकालना पड़ेगा, सॉरी 2/3 बहुमत निकालना पड़ेगा। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे प्रकार का बहुमत क्या होता है। इसमें होता है उपस्थित और मतदान का 2/3 जो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हो, यानी कि 272 से कम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि कभी भी बिल पास होगा इस कंडीशन में तो कम से कम 272 होना ही चाहिए आंकड़ा। लेकिन मान लो कि सदन के अंदर उपस्थित कितने लोग हैं, 400 लोग हैं, ठीक है, और मत करने वाले लोग जो हैं वो 370 हैं। अब इसका 2/3 निकालिए, कितना आएगा, चलो कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर 3 तिया 9 33, इस तरीके से आ जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 246.66 बना, नहीं बना भाई, 2/3 तो 246.66 बनता है, चाहिए कितना, 272 तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, कि कुल सदस्य संख्या का आधे से कम न हो, यानी कि इस 272 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इस 370 में से ये 272 वोट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इसका करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट बहुमत किस प्रकार का है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 होता है। कुल सदस्य संख्या का कोई मतलब नहीं, सदन के अंदर चाहे 400 बैठे हों, कुल सदस्य संख्या कितनी है, कुल सदस्य संख्या 550 है, तो इसका 2/3 निकालो, 3 एकम 3, 3 आठा 24, ठीक है, 1 10, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 3 तिया, और ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 आठा 16, ठीक है, 2 एकम 2 और 366 आ गए, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए, 366.66 वोट चाहिए भाई, यानी कि 367
वोट आपके पास होने चाहिए, 367 वोट होंगे तो ही आप पास कर पाएंगे। बैठे चाहे आपके 400 हों, चाहे 450 हों, चाहे आपके 370 बैठे हों, चाहिएंगे इतने ही। ठीक है, अब देखो ये लागू कहाँ कहाँ पे होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आर्टिकल 272 की जब जरूरत पड़ती है तो कहाँ पे जरूरत है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, और संविधान संशोधन और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड कोई संविधान संशोधन होगा, उसमें यूज़ किया जाता है ये सेकंड नंबर टाइप ऑफ, दूसरे टाइप का बहुमत। ठीक है, और ये तीसरे टाइप का बहुमत जो ये सिर्फ राष्ट्रपति पे महाभियोग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब प्रभावी बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या, रिक्तियों का आधे से अधिक, कुल सदस्य संख्या माइनस में रिक्तियां, यानी कि उससे आधे से अधिक होता है। कि भाई जैसे सदस्य संख्या तो 550 है, रिक्तियां कितनी हैं? रिक्तियां 10 हैं। ठीक है, तो कितनी बच गई? 540। अब इसका आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसको कर लेना। प्लस में एक वोट भी होना चाहिए, ये वाला 50% प्लस 1 वोट। सभापति और उपसभापति के लिए यूज होता है ये। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए यूज होता है ये। विधान परिषद विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होता है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है प्रभावी बहुमत जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी सी नियुक्तियां बताता हूँ। देखो, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज जितने भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, कैग होता है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, हाई कोर्ट के जज होते हैं। इनकी नियुक्तियां कैसे होती है? जैसे सीजेआई आर्टिकल 124 से नियुक्त होता है, कोर्ट भी के जो जज हैं वो भी 124 से, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो 324 में नियुक्त होता है, कैग 148 में नियुक्त होता है, 151 तक है बस ये। हाईकोर्ट के जज 214 में नियुक्त किए जाते हैं। अब देखो, सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बाकी सभी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति। संसद हटाया कैसे जा सकता है सीजीआई को? संसद द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, बाकी भी महाभियोग के द्वारा ही हटेंगे। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत लागू होगा, इनके ऊपर भी दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत लागू होगा। दूसरे प्रकार का मैंने बताया था ना, 2/3 होना चाहिए। ठीक है, टोटल सदस्य संख्या का, और प्लस में आपको क्या करना है, सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना, आधा कम से कम, यानी कि 272 लोग कम से कम समर्थन करें तब हट सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत मुश्किल काम होता है इसको हटा पाना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी जो विधानसभा द्वारा इसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा, यानी कि स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको भी, ठीक है, विधानसभा हटाएगी तो इसी प्रक्रिया से हटाएगी। ठीक है, यानी कि हटाता राज्यपाल है, लेकिन ये दूसरे प्रकार का बहुमत लागू करके हटाया जाता है। ठीक है, अब संसदीय समितियां देखिए। संसदीय समितियां ब्रिटेन से लिया गया है, सीधी सी बात है। संसदीय समितियों के बारे में, संसदीय समितियां जो बनती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। स्थायी समिति है, आप सब जानते हैं, एक सेकेंड, स्थायी समिति है, तदर्थ समितियां हैं। दो ही तरीके की समितियां हैं। स्थायी समितियों को हम स्टैंडिंग समिति बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज बोलते हैं, जिसके अंदर वित्तीय और विभागीय दो प्रकार की समितियां आती हैं। ठीक है, अब देखो तदर्थ समितियों में क्या आती है। अब देखो इस चीज़ को लाया क्यों गया था, ब्रिटेन में कंसेप्ट है, ब्रिटेन से इसलिए लिया गया संसदीय समितियों का कंसेप्ट, कि जो निष्क्रिय सांसद होते हैं, यानी कि कुछ तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर बन जाते हैं, और कुछ जो हैं वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, जिसको आप स्वतंत्र प्रभार से बने हुए मिनिस्टर बोलते हैं, वो बन जाते हैं। बाकी लोग तो खाली बैठे हैं, बाकी लोग क्या काम करेंगे? तो उन लोगों को काम लगाने के लिए ये समितियां काम करती हैं। जो निष्क्रिय सांसद हैं, सक्रिय नहीं है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भी कुछ करो। ठीक है, इसलिए समितियां बनती है, तदर्थ समितियां, स्थायी समितियां। ठीक है, तदर्थ में क्या आएगा कि कोई विशेष कार्य करने के लिए जो है कम समय के लिए बनाई जाती हैं समितियां। तदर्थ समितियां वो होती है थोड़े से समय के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे जांच समितियां हों या सलाहकारी समितियां हों, ये कुछ समय के लिए बनेंगी, फिर बाद में डिजोल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, अब जैसे देखिए वित्तीय समितियां क्या होती हैं। वित्तीय समितियों में देखिए, वित्तीय समितियों में आती है आपकी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति, अध्यक्ष जो इसका बनता है वो दोबारा भी बनाया जा सकता है। इसका अध्यक्ष बनेगा जो भी एक बार। ठीक है, पहली बार तो इसका अध्यक्ष कौन बनता है? LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये बनता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, 1954-55 तक जो 15 सदस्य होते थे। 55 के बाद जो 22 सदस्य हो गए, जिसमें 7 राज्यसभा के, 15 लोकसभा के,
ठीक है। और राज्यसभा के जो 7 सदस्य हैं ये सहायक सदस्य होते हैं और मतदान का अधिकार होता है इनको, ठीक है, सातों को। आगे क्या होता है, 1967 के बाद से जो विपक्ष का व्यक्ति जो अध्यक्ष बनता आया है, 1967 के बाद जो है, पहले नहीं बनता था, उसके बाद विपक्ष का व्यक्ति ही अध्यक्ष बनता है। कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, मंत्री तो अपना काम कर ही रहा है। सबसे सीधी सी बात ये, समितियों के अंदर कोई मंत्री नहीं मिलेगा, निष्क्रिय सांसद देखने हैं आपको। तो कहीं भी लिखा मिल जाए कि समितियों के अंदर इस मंत्री अध्यक्ष बनता है, नहीं बनता है। सिर्फ किस लिए, निष्क्रिय सांसद, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें मंत्री जो इसमें शामिल नहीं होता। कार्यकाल कितना, 1 साल का होता है लोक लेखा समिति का। निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष तौर पे, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। और आनुपातिक रूप से एकल संक्रमणीय मत से इनको चुना जाता है, ठीक है। 15 और 7 सदस्य जो बनाए। कार्य क्या करना है, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना और कैग की जो रिपोर्ट है उसको, उसकी जांच करना, बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। लोकसभा का एलओपी जो वो इसका अध्यक्ष बन जाता है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति क्या है, कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी राज्यसभा से आएंगे प्राक्कलन समिति में। उसमें क्या था, 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। 1950 में पहली बार जॉन मथाई की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी, प्राक्कलन समिति, ठीक है। सदस्य संख्या उस समय 25 थी, 1956 में बढ़ाकर के 30 कर दिया गया, आज तक 30 है। इसे स्थायी मितव्यता या समिति भी बोला जाता है, यानी कि स्थायी समिति रहती है और मितव्यता समिति रहती है। मितव्यता समिति वो होती है जो खर्चे कम करवाना जानती हो, खर्चे कम करने के लिए बताती हो, ऐसे ऐसे ये तरीके हो सकते हैं खर्चा कम करने के, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है खर्चा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इन तरीकों को जो बताती हो वो हम समिति कह सकते हैं, वो प्राक्कलन समिति है, वो मितव्यता समिति है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनी जाएगी, ठीक है, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व देखा जाता है। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। समिति का अध्यक्ष जो सत्तारूढ़ दल से ही होता है। इसके अंदर कौन होता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी का होगा। जिसका चयन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, कहीं कोई वोट नहीं होती, लोकसभा अध्यक्ष बता दे। यदि मान लो लोकसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य बन जाए, ठीक है, मंत्री नहीं है इसलिए बन सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष बन जाए तो ऑटोमेटिक तौर पे इसका अध्यक्ष भी बन जाएगा, सॉरी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, अध्यक्ष नहीं बनेगा, उपाध्यक्ष। अगर मान लो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य बन गया तो ऑटोमेटिक इसका अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं बनता तो फिर अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये समिति जो बजट प्रस्तुत करने के साथ ही अपना कार्य आरंभ कर देती। जैसे ही सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, इस समिति का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फिर बताएगी कहाँ पे खर्चे कम करने हैं, कहाँ पे आप जो है चीज़ों को बचा सकते हैं, पैसा कहाँ पे आपको बचाने की उम्मीद है, किन चीज़ों में कितना खर्चा कम हो सकता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। कौन सी चीज़ इरेलीवेंस है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन बाद देखेंगे, इसको रोक लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम करती है। और यही समिति है जो आपकी नौकरियों पे ज़्यादा फैसले लेती है, यही बताएगी अभी इन नौकरियों को मत करो, ये नौकरियाँ ज़रूरी नहीं है, बाद में देखेंगे। तो खर्चा कम करवा रही हो, काम क्या है, बजट के विभिन्न पक्षों की जांच करके, ठीक है, निम्न विषय पर रिपोर्ट करती है, ठीक है। विभिन्न पक्षों की जांच करेगी, कुछ विषयों पर रिपोर्ट करेगी, जैसे अनुमानित खर्चों के संदर्भ में किस प्रकार मितव्यता बरती जा सकती है, कि जो खर्चे किए गए हैं, जो खर्चे बता रहे हैं आप, उनके अंदर कैसे हम जो है मितव्ययी हो सकते हैं, कैसे हम खर्चे कम कर सकते हैं उनके। सरकारी प्रशासन में कुशलता और मितव्ययिता के लिए कौन सी वैकल्पिक नीतियाँ अपनाई जाए, ये भी कौन सी नीतियाँ अपनाई जा सकती है जिससे खर्चा कम रहे। बजट में खर्च मध्य सीमाओं के भीतर है या नहीं है, उसको डिसाइड करने की भाई ठीक है या गलत है, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद आता है आपका लोक उपक्रम समिति। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत से इसका चुनाव होता है, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल रेशियो सिस्टम से होगा और साथ में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसमें लागू होगा। 22 सदस्य होते हैं लोक उपक्रम में, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता, सेम बात है। गठन 1964 में हुआ, ठीक है। कृष्ण मेनन समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पे इसको किया गया था 1964 में, ठीक है। और पहले 15 सदस्य होते थे, 1974 में इसको 22 कर दिया गया, ठीक है। काम क्या करती है, लोक उपक्रमों की, यानी कि जो पब्लिक कंपनीज हैं जो सारी की सारी, ठीक है, उनके संबंध में कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगी लोक उपक्रम समिति। कैग रिपोर्ट बनाता है ना, जैसे कंपनियां होती हैं, जैसे लोक उपक्रम कौन से हैं, जैसे LIC है, IFC है, ठीक है, ये सारी सेल है, भेल है, ठीक है, ये इंडियन ऑयल है, ये कंपनी सरकारी है ना, तो ये सरकारी कंपनियों की जांच करती है, ठीक है। तो इनकी जो जिनका लोक लेखा जो है, इनका सारा डाटा तैयार करती है, इनके अंदर क्या हुआ, कैसे किया गया, किसने किया, वो सब चीज़ों की जांच जो वो कौन करती है, लोक उपक्रम समिति, ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट की जांच हो जाती है।
ये भी देखना कि लोक उपक्रम युक्तिपूर्ण वाणिज्य नीतियों को अधीन कार्य कर रहा है या नहीं, मतलब कि ये मतलब कि सही नीति अपना रहा है या नहीं अपना रहा है, कि कमर्शियल सेक्टर जो है वहाँ पे इसका काम ठीक है या गलत है। ठीक है, ये लोक उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीतियों की समीक्षा करेगा कि भी लोक उपक्रम जो बनाए गए हैं उनके संबंध में सरकार की नीतियाँ ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, कहीं बेच तो नहीं रहे हैं, इसको बेचने का उद्देश्य क्या है, क्या फ़ायदा होगा बेचने से, वो सब चीज़ों की जाँच करता है। दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कभी भी। ठीक है, मतलब ये बात है कि ये कभी किसी कंपनी के या सरकार के दैनिक मतलब डेली का जो काम होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अध्यक्ष का निर्धारण जो वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लोकसभा अध्यक्ष चुनेगा इसका। प्राक्कलन का भी और इसका भी लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। लोकलेखा का आपको सबको पता है, एलओपी बन जाता है, विपक्ष का व्यक्ति ही बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट और सॉरी एससी और एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के कल्याण संबंधी समिति बनती है, वो भी आती है इसके अंदर। जैसे उसके अंदर क्या होता है, सदस्य होते हैं कितने, 30, राज्यसभा के 10, लोकसभा के 20, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम लागू होता है, कोई मंत्री इसमें शामिल नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, कार्यकाल कितना, 1 साल, इसका सभी का 1 1 साल होता है कार्यकाल। ठीक है, कार्य क्या करती है, एससी और एसटी आयोगों की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करेगी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी। ठीक है, आर्टिकल 335 का पालन केंद्रीय सेवाओं में कैसे हो रहा है। 335 का मतलब पता है क्या है, 335 का मतलब है कि क्या प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जा रहा है, उसको देखते हुए बात करेंगे। सुप्रीम को एससी एसटी जो है आयोगों की जो सिफारिश है उस पर सरकार की कार्रवाई की जांच करेगी कि भाई शेड्यूल कास्ट कमीशन ने जो है या शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने जो कुछ सिफारिश की थी उसके ऊपर सरकार ने क्या काम किया, उसकी जांच हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े कार्यक्रम जो होते हैं उनकी भी जांच करने का काम जो है वो इस समिति का है। ठीक है, तो ये सारी समितियां थी, संसद के बारे में जानकारी थी, जो कुछ था, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री परिषद, ठीक है, और समितियां और अदर जो प्रधानमंत्री से संबंधित काम हैं। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें जो हैं, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, चुनाव कैसे होता है, कैसे चुने जाती हैं चीज़ें, कैसे चीज़ें बनती हैं बिगड़ती हैं उनके अंदर, उन सब चीज़ों की हमने आज बात की है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।